एमीबियासिस का ट्रीटमेंट डिस्कस करने लगे थे। एमीबियासिस में क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करेंगे। मेट्रोनिडाजोल जब पेशेंट को देंगे वो 3 टाइम्स अ डे ये लेगा 7 to 10 डेज तक। और अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हो तो डायलॉक्सानाइड फ्यूरेट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज हर्शबर्ग डिजीज। हर्शबर्ग डिजीज में हमने डिस्कस किया था कि एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट होगा, उसमें गैंग्लियोन नहीं होंगे, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा तो जो बॉवल के कंटेंट है वो वहां से नहीं गुजर सकेंगे और प्रोक्सिमल सेगमेंट जो वो डिस्टेंड हो जाएगा। इसके फीचर्स पे यही थे, डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो जो एक न्यूरोनिक सेगमेंट है उसको निकालना ही पड़ेगा, वरना मेडिसिन देने से तो वो ठीक नहीं होगा। तो सर्जरी करेंगे, सर्जरी इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, और सर्जरी में करना क्या है कि जो एक न्यूरोनिक सेगमेंट है उसको रिमूव कर देना है और जो हेल्दी न्यूरोनिक सेगमेंट है उसको उसको यूज करना है अब। ठीक है, अच्छा इसमें इनको पुल थ्रू ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, एक इंग्लियोनिक को आप रिमूव करके हेल्दी को पुल करते हो, ब्रिंग डाउन उसको करते हो ना, तो इसलिए इसको पुल थ्रू ऑपरेशन कहते हैं। इस डिफरेंट इन्होंने ये नाम लिखे, ये नाम आप एक दफा कर लीजिएगा। अच्छा, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ना मेडिकल मैनेजमेंट भी होती है, और अगर ये डिजीज मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर सर्जरी करनी पड़ सकती है, और बाजुकात कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उनमें भी फिर सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे अगर टॉक्सिक मेगाकोलोन है तो मेडिकल जो इसका मैनेजमेंट है ना, उसमें 3 एजेंट्स आपने याद रखने। एक तो अमाइनो जो सैलिसाइलिक एजेंट्स हैं, दूसरा स्टेरॉइड्स है, और तीसरा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। ठीक है, पहले आपको उनके नाम मैं बताती हूँ, बाकी अल्सरेटिव कोलाइटिस का सारा डिस्कशन कल हो गई थी। अच्छा, ट्रीटमेंट में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट कौन से हैं, अमाइनो सैलिसाइलिक एजेंट्स, और दूसरे हैं स्टेरॉइड्स, और तीसरे हैं इम्यूनोसप्रेसिव। ये 3 एजेंट्स हैं जिनको हम मेडिकल मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। अब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ये जो है वो स्पोजिटरी की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, ओरली भी लिए जाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ रेक्टम इन्वोव हो और कोलोन इन्वोव ना हो तो फिर हम स्पोजिटरी देते हैं, अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड की मिसालाजिन देते हैं, और अगर कोलोन भी इन्वोव हो तो फिर हम स्पोजिटरी भी देते हैं और ओरली भी पेशेंट को देते हैं। ये माइल्ड से मॉडरेट डिजीज के लिए परफेक्ट एजेंट है। ठीक है, इससे सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, रिलीव हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा एक तो ये माइल्ड से मॉडरेट में एक्यूट फॉर्म में यूज हो सकते हैं। दूसरा अगर मेंटेनेंस के लिए हमने कोई थेरेपी देनी हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक पेशेंट है, उसको एक्यूट जब डिजीज हुई तो एक्यूट हमने ट्रीट कर दी, स्टेरॉइड्स की मदद से ट्रीट कर दी, लेकिन अब उसके बाद अब उसको मेंटेनेंस थेरेपी के लिए तो स्टेरॉइड्स नहीं दे सकते ना, मतलब लॉन्ग टर्म तो स्टेरॉइड्स नहीं दे सकते हम उसको। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो एजेंट यूज करेंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होगा, अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो फिर मेंटेनेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं। मेंटेनेंस के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को यूज करना है। अच्छा, अब जी ये स्टेरॉइड्स हो गए। स्टेरॉइड्स मैंने बताया सिर्फ मेंटेनेंस में तो कभी भी यूज नहीं होंगे, सिर्फ एक्यूट एक्सरबेशन में स्टेरॉइड्स को यूज करते हैं, वो वाली एक्यूट एक्सरबेशन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग में एजिथियोप्रीन आती है, साइक्लोस्पोरिन आते हैं। ठीक है, और या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती है। ये क्या करती हैं, ये रिमिशन को मेंटेन रखती हैं, यानी मेंटेनेंस थेरेपी के लिए यूज होती हैं, स्टेरॉइड स्पेरिंग एजेंट्स हैं। और अगर एक्यूट में हम इन्हें तब देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग को, अगर ना वो डिजीज स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करे, ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को, जो रेयरली होता है। अब माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि माइल्ड डिजीज है, अगर वो सिर्फ रेक्टम को इन्वॉल्व करिए तो आप टॉपिकल मिसालाजिन दोगे, यानी स्पोजिटरी दोगे, और अगर कोलोन भी इन्वॉल्व है तो आप स्पोजिटरी भी दोगे, और साथ ओरली भी पेशेंट जो है वो माइनो सैलिसाइलेट लेगा। अच्छा, अब अगर डिजीज इसको रिस्पॉन्ड नहीं करी, आप उसको माइनोसैलिसाइलेट दे रहे हो, वो ओरली ले रहा है, लेकिन वो नहीं डिजीज रिस्पॉन्ड शो करी, तब आपने उसको स्टेरॉइड्स देने हैं। ठीक है, अब वो ओरली स्टेरॉइड्स लेगा, स्टेरॉइड सिस्टेमिक देने होते हैं, ओरली वो स्टेरॉइड्स को लेगा, प्रेडनिसोलोन या ब्यूटासोनाइड, बेटामेथाजोन। ठीक है, वो ये वाले लेगा। उसने स्टेरॉइड लिए, अब उसकी डिजीज ठीक हो गई, अब उसको लॉन्ग टर्म कौन सी ड्रग दोगे, तो लॉन्ग टर्म में उसको स्टेरॉइड नहीं दे देने, स्टेरॉइड सिर्फ एक्यूट में दिए, डिजीज ठीक होगी, अब दोबारा से उसको माइनोसैलिसाइलेट पे ले मेंटेनेंस थेरेपी के लिए। ये सारा एल्गोरिथम हो गया कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है। अब देखो कि अगर सिवियर कोलाइटिस है, ठीक है, सिवियर कोलाइटिस जिनको होता है उन्हें हम स्टार्टिंग पे स्टेरॉइड्स देते हैं, उन्हें हम स्टार्ट किधर से करते हैं, ओरल ग्लूकोकोर्टिकोइड से, और साथ ओरल माइनोसैलिसाइलेट, मतलब दोनों को देते हैं, दोनों ड्रग्स देते हैं उनको। ये नहीं करते कि पहले हम उनको माइनोसैलिसाइलेट देके देखते हैं वो ठीक नहीं हो रहे तब स्टेरॉइड देंगे, उनको ओरल ग्लूकोकोर्टिकोइड भी दे देते हैं, और ओरली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी दे देते हैं, और टॉपिकल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी स्पोजिटरी भी देते हैं। ठीक है, तीनों चीजें उनमें करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने उनको ऑप्टिमल डोजेस दे दी ग्लूकोकोर्टिकोइड की भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की भी, लेकिन स्टिल उनकी सिम्टम्स जो है ना वो प्रजिस्ट कर रही है, स्टिल उनको सिम्टम्स आ रही हैं। अब आपने उनको हॉस्पिटलाइज कर लेना है। हॉस्पिटलाइज करके अब आपने उनको क्या करना है, आईवी फ्लूइड्स देने, इलेक्ट्रोलाइट देने, क्योंकि अब तक उनकी सिम्टम अगर प्रजिस्ट करिए तो उनका बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो चुका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो चुका होगा, हाइपरएल्बुमिनिमिया, ये सारी चीजें हो गई। तो आपने उनको हॉस्पिटलाइज करके उनको अच्छे से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देने, उनका बैलेंस मेंटेन करना है। फिर आपने उनको आईवी स्टेरॉइड देने। उनको हॉस्पिटलाइज करने का मकसद ये है कि उनको रिससिटेट करके हम उनको आईवी स्टेरॉइड दे सकें, क्योंकि ओरल स्टेरॉइड को उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अब हम आईवी स्टेरॉइड देंगे। ठीक है, जैसे ही फिर पेशेंट ठीक हो जाएगा, आईवी स्टेरॉइड दिए, वो ठीक हो गया, उनको आईवी स्टेरॉइड्स पे नहीं रखना, अब उनको दोबारा से ओरल स्टेरॉइड्स पे लेना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ओरल स्टेरॉइड्स भी हमने बंद करवा देने। ठीक है, और मेंटेनेंस के लिए अमाइनो सैलिसाइलिक।
तो ये भी ठीक हो गया। अब अगर सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस था और उनके 2 से ज्यादा रिलैप्स हो चुके हैं, मतलब एक दफा ठीक हुआ था, हमने स्टेरॉइड छुड़वा दिए, फिर दोबारा हो गया, हालांकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट ले रहा था लेकिन फिर हो गया, इस तरह के पेशेंट। या दूसरा केस होता है कि पेशेंट जो है ना वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गए, आप स्टेरॉइड देते हो तो वो ठीक हो जाते हैं, जैसे ही वो स्टेरॉइड को ग्रेजुअली छोड़ते हैं तो वो दोबारा से बीमार हो जाते हैं, ठीक है। ये वो वाले पेशेंट जो माइनोसैलिसाइलिक एसिड को टॉलरेट ही नहीं करे, जब वो इनको टॉलरेट ही नहीं करे तो आप उनको मेंटेनेंस थेरेपी में तो ये नहीं दे सकते। तो ये 3 तरह की कंडीशन होती है जिनमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी करवानी पड़ती है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव में साइक्लोस्पोरिन, एजिथियोप्रिन, ये आप इम्यूनोसप्रेसिव यूज करते हो, ठीक है। या वो वाली जो मैंने आपको बताया एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर आप इनकी तरफ आते हो, तो किन कंडीशन में इनकी तरफ आना है आपने, कि अगर वैसे आपका यही है कि अगर पेशेंट आया उसको स्टेरॉइड ओरल दे दो, ओरल को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो उसको आईवी स्टेरॉइड दे दो, उसके बाद स्टेरॉइड उसके बंद करवा के तो एंटी इन्फ्लेमेटरी। लेकिन अगर पेशेंट स्टेरॉइड को जो है ना वो डिपेंडेंट हो गया, या उसको रिलैप्स ज्यादा हो रहा है, या उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को टॉलरेट नहीं करता, फिर हमने उसको देनी है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ठीक है। अब आगे जी फल्मिनेंट कोलाइटिस। फल्मिनेंट कोलाइटिस ये होता है कि जिसमें सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, मोर देन 10 स्टूल्स पर डे, ठीक है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, सीवियर टॉक्सिक कंडीशन होती है पेशेंट की। या पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटलाइज करके उसकी क्लोजली मॉनिटरिंग होगी, उसको एनपीओ कर देना है, गट को मतलब बिल्कुल फ्री कर देना, एनपीओ पे ले आना है पेशेंट को, आईवी फ्लूइड्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे और आईवी ग्लूकोकोर्ट। अभी तक हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है, हम सिर्फ स्टेरॉइड्स दे रहे थे। अब ये जो फल्मिनेंट फॉर्म है इसमें आपने याद रखना है कि उसको हॉस्पिटलाइज करके रिससिटेट करने के बाद एंटीबायोटिक्स भी देनी है, और उसको आईवी, इसको स्टार्टिंग में आईवी ग्लूकोकॉर्टिकोइड दे देने हैं। जो स्वेयर था उसमें स्टार्टिंग में हमने क्या दिया था, ओरल दिए थे, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं है फिर हम आईवी पे गए थे। लेकिन यहाँ पे फल्मिनेंट में हमने स्टार्ट ही किधर से किया, आईवी स्टेरॉइड से किया। अब वो वाले पेशेंट जो आईवी स्टेरॉइड को भी रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे, बाज़ फल्मिनेंट में ये होता है कि आप आईवी स्टेरॉइड भी देते हो, पेशेंट नहीं रिस्पॉन्स शो करता, तो अब उनको आप क्या करो, साइक्लोस्पोरिन पे ले आओ, इम्यूनोसप्रेसिव पे ले आओ, ठीक है। अब वो वाले पेशेंट जिन्होंने साइक्लोस्पोरिन को भी ट्रीट नहीं, ये बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर वो वाले पेशेंट हैं जिन्होंने साइक्लोस्पोरिन को भी रिस्पॉन्स नहीं शो किया, फेल हो गया ये भी, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 to 7 डेज आप देखो नहीं रिस्पॉन्स आ रहा तो अब उनको छोड़ना नहीं है, आपने क्या कर देना, उनकी सर्जरी करनी है, ठीक है, कोलेक्टमी की कॉलोनी निकाल दो। एक तो ये केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है कि मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स नहीं शो करे, हमने आईवी स्टेरॉइड भी दिया, उसके बाद हमने इम्यूनोसप्रेसिव भी दिया। दूसरा, अगर पेशेंट आपके पास आए ही टॉक्सिक मेगाकोलोन के साथ, तब भी आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है, उस ये इंडिकेशन है सर्जरी की। आगे कुछ इंडिकेशन देख लेते हैं सर्जरी की, कुछ इलेक्टिव इंडिकेशन है और कुछ एमरजेंसी है, ठीक है। इलेक्टिव के मतलब हम खुद डिसीजन लेंगे कुछ दिनों के बाद कि भाई इसकी सर्जरी नहीं चाहिए। एमरजेंसी के जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। इलेक्टिव में सबसे पहले आ जाती है कि सिम्टोमेटिक डिजीज है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक डिजीज जो है मेडिकल मैनेज से कंट्रोल नहीं हो रही, अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है। जैसे फल्मिनेंट में हमने देखा कुछ केसेस होते हैं। दूसरा डिजीज है, और जो डिजीज है ना वो पेशेंट डिपेंडेंट हो गया है, स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट शुरू कर दी है उसने, डिपेंडेंसी हो गई है, स्टेरॉइड छोड़ता है तो फिर बीमार हो जाता है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट हम दे रहे थे, उसकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई हैं, जैसे स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड की कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, या पेशेंट जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट को टॉलरेट ही नहीं कर रहा, तो तब भी आपके पास सर्जरी का ही ऑप्शन आ रहता है। या एक और इसका इलेक्टिव आप सर्जरी कर देते हो कि आप ना पेशेंट को मेंटेनेंस के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दे रहे हो। अब आपको भी कंसर्न है, पेशेंट को भी कंसर्न है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन उसके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सारी डिजीज हो सकती है ना, उसकी इम्यूनिटी हम सप्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस में या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट यूज करते हैं, और अगर वो ना काम करें तो फिर इम्यूनोसप्रेशन यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन के भी बड़े अपने कंसर्न हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेलिग्नेंसी का रिस्क है कि 10 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन जब हो जाए, तो आप उसकी ईयरली जो है वो कोलोनोस्कोपी करते हो, और आपको पता है कि अब इसको मेलिग्नेंसी हो सकती है, तो तब आप उसको सर्जरी कर दो, कोलोन को निकाल दो, आपको बायोप्सी पे डिस्प्लेजिया मिल गया है, ठीक है, या कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा का ऑनसेट हो गया है, कार्सिनोमा बनना शुरू हो गया है, और या ये वाली जो एक्स्ट्रा कोलोनिक एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है ये बहुत सिवियर हो गई है, ठीक है, वैसे ये रेयरली होता है। तब ये सारी जो इलेक्टिव है जिनमें हम खुद से डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट की सर्जरी कर दें। और एमरजेंसी कौन सी कंडीशन है कि अगर पेशेंट फल्मिनेंट कोलाइटिस के साथ आया और उसको 4 to 6 डेज हो गए हैं, वो किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड शो नहीं कर रहा, ठीक है। टॉक्सिक मेगाकोलोन, इसमें भी सर्जरी, फ्री परफोरेशन। अब आपको पता है जब भी गट की परफोरेशन हो तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे पीछे टाइफाइड की परफोरेशन भी देखा, लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज है, ये भी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हमने 3 पढ़ी थी कोलाइटिस की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की। एक टॉक्सिक मेगाकोलोन था, एक बहुत सिवियर हेमरेज था, और दूसरा परफोरेशन था। तो तीनों ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है लिखी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, तीनों में क्या करनी पड़ती है, इमरजेंसी सर्जरी, या मेडिकल मैनेजमेंट की कोई एक्यूट कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसमें भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी में अब करते क्या है ये भी देख लें, सर्जिकल प्रोसीजर उसने यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी,
जरा इस वर्ड को आपने गौर करना है। और सर्जरी का ये जो नाम है ये मेंशन आपने ऐसे ही करना है, अगर पेपर में आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने लिखना है रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी, यानी आप प्रोक्टो रेक्टम को भी निकाल रहे हो बाई, क्योंकि ये डिजीज शुरू ही रेक्टम से होती है, तो रेक्टम से ऊपर कोलोन की तरफ जाती है, और कोलोन को भी निकाल रहे हो। उसके बाद आप रिस्टोर कर रहे हो। रिस्टोर आप क्या कर रहे हो कि जो नॉर्मल बोवल का मैकेनिज्म होता है वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है। अब इस सर्जरी में क्या होगा, एनल स्फिंक्टर बच जाएंगे। एनल स्फिंक्टर बचे हुए हैं तो अब हमने क्या करना है, हमने इलियल एक पाउच बना देना है, रिस्टोरेशन कर देनी है। कैसे, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। अच्छा, लेट्स सपोज कि ये जो था असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, और ये एनल कनाल थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको जो है ना वो इतना पार्ट कोलोन भी निकालनी पड़ी और रेक्टम भी। अब पीछे जो है ना वो आपके पास ये एनल कनाल रह गया। अब आप क्या करोगे कि अब कोलोन निकाल देंगे तो कोलोन के पीछे क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सीकम है ना, तो सीकम के पास इधर क्या होती है, लेट्स सपोज ये इलियम पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने कोलोन को निकाल दिया है। जब कोलोन को निकाल दिया आपके पास यहाँ पे सिर्फ एनल कनाल है, यहाँ पे एनल कनाल है और ये इलियम है। अब आप क्या करोगे, इस इलियम को यूज करके यहाँ पे आप बनाओगे एक पाउच। ऐसा आपने एक पाउच बना दी। उस पाउच का अब क्या फायदा होगा, उस पाउच का फायदा ये होगा कि यहाँ पर जो कंटेंट है, बोवल के कंटेंट है, जो फीसिस है, वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होगी। और जब यहाँ पे वो स्टोर होगी तो वो जो सारा नॉर्मल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है कि रिफ्लेक्स जनरेट होता है और डेफिकेशन की अर्ज आती है, वो वाला मैकेनिज्म रिस्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि आपने रेक्टम तो निकाल दिया था, वो मैकेनिज्म तो खराब हो गया, इसीलिए आप इलियल पाउच बनाते हो। तो इसको कहते हैं रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी, ठीक है। इलियल पाउच आप बना देते हो, उसको पाउच का एनास्मोसिस किसके साथ करवा देते हो, एनल कनाल के साथ। अच्छा, इसके अप्रोच के बेनिफिट्स हैं, आप थोड़ा बहुत, अच्छा अब आप ये भी एक चीज आपने इधर मेंशन करनी है कि नीलियल पाउच तो बना दिया, लेकिन आपको पता है वो जो रिफ्लेक्स जनरेट होना होता है डेफिकेशन का, वो तो रेक्टम के साथ कनेक्टेड होता है। इलियम यहाँ पे लगा भी देंगे तो वो रिफ्लेक्स इलियम को तो साथ अटैच नहीं हो जाएगा ना, इसलिए हम थोड़ा सा रेक्टल म्यूकोजा भी छोड़ते हैं एनल कनाल में। अपर एनल कनाल में एक टीनी कफ ऑफ रेक्टल म्यूकोजा हम रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि वो म्यूकोजा हेल्प आउट करेगा वो सारा रिफ्लेक्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने सारे पैराग्राफ को पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें, फिर आपको आसानी रहेगी, जो जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ। तो रेक्टल म्यूकोजा हमने क्यों, ताकि वो नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो मेंटेन रहे। अच्छा, अब आप जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरली इलियोस्टमी भी कर सकते हो, यानी इतनी जल्दी नहीं होगा कि ये सारा रिस्टोर हो जाए सारा कुछ जो हमने देखा है, तो हम थोड़ी देर के लिए इलियोस्टमी भी कर सकते हैं कि स्टोमा बना दें पेशेंट का, और उसके बाद हम दोबारा फिर डेफिनेटिव सर्जरी करें, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि स्टूल फ्रीक्वेंसी रहेगी नॉर्मल से तो ज्यादा ही होगी, 4 to 6 टाइम होगी, लेकिन फिर भी वो जो इतना डिबिलिटेटिंग अर्जेंसी थी कि 10 से भी ज्यादा ब्लडी स्टूल्स आ रहे थे, उसकी निस्बत ये बेहतर है, ठीक है। ओवरऑल क्वालिटी लाइफ की एक्सीलेंट हो जाएगी। और वो वाली कंडीशन जिनमें आप ये पाउच एनल एनास्टोमोसिस नहीं कर सकते कि इलियल का पाउच बना के एनल कनाल से जोड़ दिया, एनास्टोमोसिस कर दिया, जिनमें ये नहीं कर सकते, ठीक है, उनमें आपको इलियोस्टमी ही करनी पड़ती है। उनमें भी हमें परमानेंटली इलियोस्टमी करनी पड़ती है, ठीक है, परमानेंट एंड इलियोस्टमी कर देते हैं। प्रोक्टोकोलेक्टमी करने के बाद ये कर देते हैं। तो ये जी आपके पास हो गया सर्जरी। मैंने आपको मेडिकल मैनेजमेंट भी डिटेल में करवा दी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, और सर्जरी भी। अब चलते हैं क्रोन डिजीज की तरफ। क्रोन डिजीज भी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज थी, इसमें भी डायरिया हो रहा था। डायरिया के अलावा कुछ इसके स्पेशल फीचर्स थे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से डिफरेंट थे, वो भी मैंने आपको करवाए थे। इन्वेस्टिगेशन में इसकी कुछ एडिशन थे, जैसे सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, फिस्टुला के लिए एमआरआई करवाना पड़ता है, तो ये सारा देखा था। अब आ जाए ट्रीटमेंट। इसमें ना मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है ना, अगर तो कोरोन डिजीज ने सिर्फ इलियम को इन्वॉल्व किया हो तो इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ना वो हेल्पफुल नहीं होते। जो माइनोसैलिसाइलेट है ना, जो हमने देखा था कि हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज हो अगर अल्सरेटिव, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन इसमें नहीं वो हेल्पफुल होते। इसमें सिर्फ हमने वो तब देने होते हैं अगर पेशेंट में जो डिजीज है उसने कोलोन को इन्वॉल्व किया है, सिर्फ तब हम माइनोसैलिसाइलिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट लाइन नहीं है। इसमें एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब क्रोन डिजीज का पेशेंट आपके पास आया, आपने उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि पेशेंट को ना मैल एब्जॉर्प्शन है, उसका पूरा का पूरा इलियम तो इस वक्त बेचारा अल्सर बने हुए हैं, तो उसमें तो कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, स्टिटोरिया और विटामिन प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस को सबसे पहले आपने मैनेजमेंट में लिखना है कि हम उसको आयरन देंगे, उसको वाइटामिन देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है, और ओरल प्रोटीन, कैलोरी की सप्लीमेंट्स देंगे, ये सारा कुछ देंगे। अगर अगर उसका बोवल जो है शॉर्ट बोवल है तो हम उसको पैरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, मतलब उसको अच्छे से न्यूट्रिशन उसकी मेंटेन करनी है, मैल एब्जॉर्प्शन जो इतनी देर उसको रही है उसको ठीक करना है। उसके बाद आप स्टेरॉइड्स यूज करने हैं। स्टेरॉइड्स आपने यूज करने हैं रिमिशन के लिए, ठीक है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का इसमें इतना रोल नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपको स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। अगर कोलोन इन्वॉल्व हो फिर आप दे सकते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी, वरना आपको फर्स्ट लाइन ही क्या देने पड़ते हैं, स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो है वो प्रेडिसोलोन 30 to 60 mg डेली देनी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड इसमें भी यूज नहीं करने, इसमें भी लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज नहीं करने, क्योंकि उसके फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि इसमें ना मेंटेनेंस थेरेपी का वो कह रहे हैं इतना ज्यादा रोल भी नहीं है। हमने नहीं देखा कि क्रोन में मेंटेनेंस थेरेपी दी जाए तो उसकी वजह से रिलैप्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेंटेनेंस थेरेपी कुछ लोग ले रहे होते हैं, फिर भी उनको दोबारा से रिलैप्स हो जाता है, दोबारा से क्रोन हो जाती है, तो इसमें इतना रोल भी नहीं है मेंटेनेंस थेरेपी का। इम्यूनोसप्रेशन इसमें यूज होते हैं, जिथ्रोपिंसिस, मार्केप्टोपिरिन, ये हम यूज करते हैं उन केसेस में यूज करते हैं जो कि स्टोर्ड को रिस्पॉन्स होना करें, या मेंटेनेंस के लिए भी इसमें हमें अगर यूज करनी है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे कंसर्न्स होते हैं कि भाई हम लॉन्ग टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट दे तो रहे हैं, लेकिन इसके तो बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस करें उसको तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए हम 2 ईयर से ज्यादा ये नहीं देते, ठीक है। बियॉन्ड 2 ईयर्स ये नहीं देते, बहुत कम है कि 4 ईयर्स तक ये दिया जाए, वरना 2 ईयर्स तक बस ये देते हैं। फिर एक और उसने एजेंट का जिक्र किया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इनफिक्सीमैब, ये भी यूज होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये भी यूज हो रहे हैं आजकल। और ये उन केसेस में यूज होते हैं जो रेजिस्टेंट शो करें बाकी सारे एजेंट्स के लिए, या रिलैप्सिंग डिजीज हो, या फिस्टुला बन जाए, ठीक है, उनमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। क्रोन डिजीज की ना जो सर्जरी जो होती है, इसकी क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन है अगर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई है डिजीज की, क्रोहन की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई है कि फर्मिलेंट हो गई है, या लाइफ थ्रेटनिंग हैमरेज है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या एब्सेस बन गया है, कोई परफोरेट कर गई है गट, या फिस्टुला बन गया है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेरॉइड देने से ठीक नहीं होगा। यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुकी है, मेडिकल मैनेजमेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई है, मेडिकल मैनेजमेंट से सिम्टम्स ठीक नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ मेलिग्नेंसी का आपको जो है ना वो लग रहा है कि मेलिग्नेंसी हो सकती है, उसके प्रोफाइल एक्सिस में आप सर्जरी कर दो। यहाँ पेरियनल डिजीज है कि पेरियनल एब्सिस बन गई है, फिस्टुला, इन केस में भी आपको सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी डिजीज को क्योर नहीं कर देती, लेकिन सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करती है, इसलिए सर्जरी तभी करनी है जब कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कहीं भी वो नहीं देखा कि अगर सर्जरी है हमारे पास, इमरजेंसी सर्जरी कब करनी है, और ये वो इसमें सिर्फ उसने एक ही साथ बता दिया है कि अगर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई हैं और प्रोफाइलिसिस, मेलिग्नेंसी और पेरियनल डिजीज। अच्छा, सर्जिकल प्रोसीजर क्या करते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आजकल आपको पता है कि जो स्मॉल बबल है ना उसको निकालना इतना आसान नहीं है। कि हमने कोलोन को तो बड़े कहा था ना कि भी प्रोक्टोकोलेक्टमी कर दो, ठीक है, कर दी थी, उसके बाद इलियल पाउच बना दिया, उससे कोई इतना पेशेंट की न्यूट्रिशन पे इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉल बबल को निकाल दोगे, आप इलियम को पकड़ के निकाल दोगे, उससे क्या होना है, पेशेंट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट, मिनरल, प्रोटीन्स, ये सारी डेफिशिएंसीज हो जानी है। इसीलिए हम जब भी क्लोन की सर्जरी करते हैं, आपने ये चीज मेंशन करनी है कि हमारा जो बहुत ज्यादा ये कोशिश होती है कि जितनी कंजर्वेटिव अप्रोच हो सके हम यूज करें, जितना हम गट को बचा सकते हैं हम बचाएं, जितना इलियम को बचा सकते हैं हम बचाएं। अगर स्ट्रक्चर है तो सिर्फ स्ट्रक्चर प्लास्टिक कर दें, ठीक है, पूरी ये कोशिश होती है। तो ये क्रोन डिजीज की सर्जरी की स्पेसिफिक चीज है कि हम गट को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं।